नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र हिंदी माध्यम। हम लोग पाठ 8 कृषि क्षेत्र पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न लिया था नीची कृषि उत्पादकता के कारण। आज हम लोग शुरुआत करेंगे कृषि उत्पादकता बढ़ाने के कारण। कृषि उत्पादकता कैसे बढ़ाया जाए, किन किन परिबलों में सुधार करके हम कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, ग्रामीण अर्थतंत्र की आय में बढ़ोतरी कैसे कर सकते हैं, ठीक है, शहरी स्थानांतरण को रोकना या शहरीकरण में हो रही जनसंख्या बढ़ोतरी को कैसे रोक सकते हैं, ये सभी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के उपाय। पहला उपाय है संस्थाकीय सुधार, दूसरा टेक्नोलॉजिकल सुधार, तीसरा अन्य सुधार। तो सर्वप्रथम हम लोग शुरुआत करते हैं संस्थाकीय सुधार। संस्थाकीय सुधार कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करने के लिए भारत में आर्थिक आयोजन के माध्यम से संस्थाकीय सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो कृषि क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के लिए सानुकूल अर्थात अनुकूल वातावरण का निर्माण करेगी। तो संस्थाकीय परिबल में पहला कदम आता है जमीन विषयक सुधार। भारत में किसानों को जमीन का मालिकी हक मिले तथा काश्तकारों को जोत अधिकार में सुरक्षा प्राप्त हो, इसलिए जमींदारी प्रथा उन्मूलन का कानून, जमींदारी प्रथा उन्मूलन अर्थात जमींदारी प्रथा को जड़ से समाप्त करने का कानून, जोत अधिकार सुरक्षा, जोत अधिकार सुरक्षा अर्थात जोते उसकी जमीन तथा कास्त नियमन से संबंधित कानून बनाए गए हैं, जिसके कारण किसानों का आर्थिक शोषण कम हो और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके। तो सबसे पहले हमने सुधार पढ़ा था बच्चों संस्थाकीय सुधार। संस्थाकीय सुधार में प्रथम सुधार है जमीन विषयक सुधार, जिसके अंदर जमींदारी प्रथा उन्मूलन का कानून बनाना चाहिए, जोत अधिकार सुरक्षा का कानून, कास्त नियमन से संबंधित कानून बनाने चाहिए। इन सभी कानून के कारण किसानों का आर्थिक शोषण कम होगा और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकेगी, ताकि किसान में कृषि के प्रति रुचि बढ़े और उसका उत्पादन बढ़े। अब हम दूसरे सुधार के बारे में बात करेंगे। संस्थाकीय ऋण की प्राप्ति। भारत में कृषि क्षेत्र तक ऋण एवं अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से वर्ष 1969 और 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। ये आप खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें विकल्प में एक एक वाक्य में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि ऋण पर पर्याप्त ध्यान देने के लिए मात्र कृषि क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर मध्यस्थ बैंक की निगरानी में नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना 1982 में की गई। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये आपको पूरे फुल फॉर्म के नाम में भी पूछा जाएगा 1 नंबर में। इसकी स्थापना कब की गई ये भी 1 नंबर में पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत RRB रीजनल रूरल बैंक्स, ये जो यस देख रहे हैं ना, ये बहुवचन के लिए बैंक्स के लिए यूज किया जाता है, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और LDB लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भूमि विकास बैंकों का विकास किया गया, ताकि किसानों को कम ब्याज दर पर, सस्ते ब्याज दर पर और जल्दी से कृषि ऋण प्राप्त हो सके, ताकि वो अपने खेतों में अनाज बो सके और कृषि उत्पादन को बढ़ा सके, जिससे भारतीय किसानों को समय पर पर्याप्त और नीचे ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो सके। तो विद्यार्थी मित्रों, ये मैंने आपको बताया कि नाबार्ड नाम की संस्था बनाई गई 1982 में। इससे जुड़ी हुई प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंकों का विकास किया गया। इनका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय किसानों को पर्याप्त समय पर पर्याप्त पूंजी मिले और वो भी ब्याज दर कैसा हो, नीचा हो, ताकि उन्हें समय पर ऋण मिल सके और अपने कृषि उत्पादन को बढ़ा सके।
तीसरे सुधार की ओर आगे बढ़ते हैं, जिनका नाम है कृषि उत्पाद की विक्रय व्यवस्था में सुधार। विक्रय व्यवस्था अर्थात जो कृषि में उत्पादन हो रहा है उसको सही ढंग से बेचने की पद्धति लागू हो। कृषि पैदाश की विक्रय व्यवस्था में रही हुई कमियों को दूर करने के लिए कई बुनियादी कदम उठाए गए हैं। पहला नाम है नियंत्रित बाजारों की स्थापना की गई है। नियंत्रित बाजारों की स्थापना की गई है। कृषि उत्पादन की गुणवत्ता के अनुसार उसका योग्य वर्गीकरण करने के लिए एक मार्क प्रथा शुरू की गई। एक मार्क अर्थात एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, जिसकी गुणवत्ता जितनी अच्छी हो उस तरह से उसकी कीमत दी जाए। तीसरा, किसान कृषि उत्पाद का संग्रह कर सके, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय गोदाम निगम और राज्य गोदाम निगम की स्थापना की गई। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ बच्चों, ये दोनों नाम, किसान कृषि उत्पादन का संग्रह करने के लिए कौन से दो गोदाम की स्थापना की गई है, दो निगम की स्थापना की गई। तो एक नंबर है राष्ट्रीय गोदाम निगम और दूसरा राज्य गोदाम निगम की स्थापना की गई है। चौथा नंबर, कृषि पैदाशों के भाव की जानकारी किसानों तक पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया गया है। किसानों को, पांचवा नंबर है, किसानों को बाजार भाव के परिवर्तनों से सुरक्षित करने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे आजकल आप लोग किसान आंदोलन में समाचार में सुनते होंगे, MSP, मिनिमम, है ना, सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा, कि अगर मान लो किसानों का कृषि पैदाश बाहर किसी भी बाजार में नहीं बिकता तो सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लिया जाएगा, अर्थात किसानों को किसी प्रकार का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि बाहर चावल का भाव, है ना, 30 रुपये किलो चल रहा है, या 31 भी चल सकता है, उसने बाहर 30, 31 या 32 रुपये में बेचा, लेकिन मान लीजिए कि बाहर उसे सही भाव नहीं मिला, कुछ समय के बाद ये भाव डाउन हो गया और सरकार की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP जो मंडी है उसमें भाव चल रहा है 29 रुपया, 28 रुपया, यानी किसानों को ये विश्वास है कि बाहर 31-32 के भाव से हमारा अनाज चावल नहीं बिकेगा तो सरकार के गोदाम में हम उसे 28 या 29 रुपये के भाव से बेचेंगे। यानी किसान को आश्वासन देता है कि बाहर आपको अधिक मूल्य में नहीं बिका तो सरकार आपसे 28 या 29 जो न्यूनतम मूल्य है उस मूल्य पर हम आपसे अवश्य खरीदी करेंगे। तो ये है कृषि पैदाश को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा किए गए उपाय। अब चौथा नंबर आता है कृषि संशोधन। भारतीय किसान अशिक्षित होने तथा आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कई कृषि संशोधन स्वयं करने में वे असक्षम होते हैं, इसलिए यह जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? नाबार्ड नाम की संस्था को सौंपी गई है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि हमारे जो किसान हैं वो कैसे हैं? अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे कम हैं, इसीलिए वो हर एक संशोधन कार्य स्वयं कर सके ये स्वाभाविक नहीं है, सक्षम नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी नाबार्ड नाम की संस्था को सौंपी गई है जो विविध प्रकार के कृषि संशोधन करती है और इससे संबंधित लोगों को, किसानों को तालीम और समझ किसानों को उपलब्ध करवाती है, जिससे किसान केवल परंपरागत खेती न करे, यानी पुरानी पद्धति की खेती पर ही आधारित न रहे, किंतु बाजार में जिन चीज वस्तुओं की मांग अधिक हो उससे संबंधित फसल लगाने से अधिक आय प्राप्त करे तथा बाजार आधारित उत्पादन प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त कृषि सुधार कार्यक्रमों में किसानों को शामिल करना, सामूहिक ग्राम विकास योजनाएं, पंचायती राज, जनधन योजना, संकलित ग्राम विकास योजना इत्यादि शुरू करने, कृषि क्षेत्र को आधुनिकीकरण की दिशा में, कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मोड़ा जा सकता है। और ये सारा कार्य, सारी जिम्मेदारी नाबार्ड नाम की संस्था को सौंपा गया है।
यह किसानों को बताती है कि आप सिर्फ परंपरागत खेती ही ना करें, ऐसी फसलों को उगाएं जो वर्तमान समय के बाजार में अधिक मांग हो, ताकि आपको अधिक आय प्राप्त हो सके। ये सारी जानकारी नाबार्ड नाम की संस्था देती है और कई योजनाओं को भी लागू करती है। सामूहिक ग्राम विकास योजनाएं, पंचायती राज, जनधन योजना, संकलित ग्राम विकास योजना, ताकि किसानों को नई नई बातों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और उनके शोषण को रोका जा सके, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके। तो ये 4 जो सुधार हमने पढ़े बच्चों, ये संस्थाकीय सुधार में समावेश होते हैं। अब अगला सुधार पढ़ते हैं जिसका नाम है टेक्नोलॉजिकल सुधार। टेक्नोलॉजिकल सुधार संस्थाकीय सुधार की तुलना में टेक्नोलॉजिकल सुधार अधिक सरल और तीव्र लाभ देने वाला होता है। इसीलिए कृषि विकास की व्यूह रचना में इन परिवर्तनों को अधिक महत्व दिया जाता है। और ये सुधार कौन कौन से हैं, ये आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। टेक्नोलॉजिकल सुधार में सबसे पहला नाम आता है उन्नत किस्म के बीज। वैज्ञानिक संशोधनों के द्वारा प्राप्त उन्नत किस्म के बीज विकसित किए गए हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति से तैयार किए गए बीज अधिक उत्पादन देने में समर्थ होते हैं। फसल तीव्र तैयार करना तथा रोगों के सामने सुरक्षा प्राप्त करने में ये बीज सक्षम होते हैं। तो ये आपने देखा उन्नत किस्म के बीज, जिसे विकल्प में भी पूछा जाएगा। वैज्ञानिक संशोधनों के द्वारा प्राप्त बीज को हम क्या कहते हैं, उन्नत किस्म के बीज। इसका उपयोग करने से उत्पादन अधिक होता है और इन बीजों में रोगों के सामने लड़ने की सुरक्षा प्राप्त करने की क्षमता अधिक होती है। भारत में अनाज उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त करने में इन बीजों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रकार अनाज के उत्पादन के क्षेत्र में हुई असाधारण वृद्धि को कृषि क्रांति के बजाय बीज क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका एक अगला प्रश्न आ गया कि उन्नत किस्म के बीज के कारण अनाज के उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई, इसीलिए कृषि क्रांति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, बीज क्रांति के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कृषि संशोधन समिति, राष्ट्रीय कृषि संशोधन समिति, राष्ट्रीय बीज निगम और कृषि विश्वविद्यालयों में उन्नत किस्म के बीजों को विकसित करने को उच्च अग्रिमता प्रदान की गई है, जिससे कि सही अर्थ में कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी की जा सके। तो उन्नत किस्म के बीज कहाँ तैयार किए जाते हैं, राष्ट्रीय कृषि संशोधन समिति, राष्ट्रीय बीज निगम और कृषि विश्वविद्यालय में, कृषि विश्वविद्यालय में उन्नत किस्म के बीजों को विकसित किया जाता है, ताकि उन्नत किस्म के बीजों को तैयार करके अधिक उत्पादन करने में हमें समर्था मिले और साथ में रोगों के सामने प्रतिकारक शक्ति का विकास हो। दूसरा टेक्नोलॉजिकल सुधार में आता है रासायनिक खाद का उपयोग। रासायनिक खाद का उपयोग, ये दूसरा टेक्नोलॉजिकल सुधार है। उन्नत किस्म के बीज के उपयोग के साथ साथ भारत में रासायनिक खाद के उपयोग में भी असाधारण बढ़ोतरी हुई है। संबंधित फसल को पोषण मिले और उनका तेजी से विकास हो, इस उद्देश्य से इनका अनेक फसलों पर उपयोग करके तैयार किया जाता है। अर्थात जिस फसल को हम बो रहे हैं उस फसल के अनुसार रासायनिक खाद देना चाहिए, ताकि हमारा उत्पादन अधिक हो और फसलों को पोषण प्राप्त हो सके। तो इसका उद्देश्य ये है कि इन्हीं फसलों पर उपयोग करके तैयार किया जाता है, जो ऊंची उत्पादकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संबंधित फसल को आवश्यक नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश जैसे तत्व उपलब्ध कराने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। भारत में रासायनिक खाद के उत्पादन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अनेक प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर विदेशों से आयात करके, मतलब खरीद कर नीचे भाव, सब्सिडी भाव पर
किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो हम उन्नत किस्म के बीज का उपयोग कर रहे हैं उसमें उसी बीज के अनुसार, फसल के अनुसार रासायनिक खाद का उपयोग किया जाए ताकि उन फसलों को पोषण मिले, तेजी से विकास हो और ऊंची उत्पादकता को हम लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास जैसे रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। तीसरा सुधार आता है सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी। सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी। सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी में भारत में कृषि क्षेत्र आकाशीय खेती के रूप में जाना जाता है। आकाशीय खेती अर्थात वर्षा ऋतु पर आधारित है। वर्षा ऋतु पर आधारित है, उसे कहते हैं आकाशीय खेती। अर्थात भारत में कृषि वर्षा पर आधारित होती है। भारत में वर्षा अनियमित एवं अपर्याप्त होती है, जिसकी सीधी असर कृषि उत्पादन एवं कृषि वर्षा उत्पादकता पर होती है। भारत में कृषि क्षेत्र की मुख्य समस्या सिंचाई की सुविधा से जुड़ी हुई है। कृषि वर्षा को वर्षा की अनिश्चितताओं से बचाकर बहुतरी फसल लिया जा सके, बहुतरी मतलब अत्यधिक फसल उगाया जा सके, ऐसा वातावरण तैयार किया जाए, यह अति आवश्यक है। इसीलिए बहुउद्देश्य योजना बनाए गए। सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाएं विकसित करने की आयोजन में प्राथमिकता दी गई है। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर होते हैं और हमारे यहाँ की जो वर्षा है वह निश्चित है, अनियमित है, इसलिए सिंचाई की हमेशा समस्या होती है। इसीलिए नदियों के ऊपर बहुउद्देश्य सिंचाई योजना का निर्माण किया गया। मध्यम सिंचाई योजनाएं, छोटी सिंचाई योजनाएं विकसित की गई। भारत में सिंचाई सुविधाओं का व्यापक मतलब विस्तार बढ़ाने के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र विकास योजना और आंतरिक ढांचा विकास फंड की रचना की गई। इसके अलावा नाबार्ड अधूरी सिंचाई योजनाएं जल्द पूरी करने और अन्य सुविधाएं विकसित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसे? नाबार्ड नाम की संस्था को। तो टेक्नोलॉजी सुधार में हमने पढ़ा उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद का उपयोग, सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी। चौथा सुधार पढ़ते हैं यंत्रों का उपयोग। यंत्रों का उपयोग भारत में नीची कृषि उत्पादकता के कारणों में से एक कारण परंपरागत साधन या यंत्रों का उपयोग है। वास्तव में देश में इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल के विकास के साथ साथ ट्रैक्टर, ट्रेलर, थ्रेशर, इलेक्ट्रिक पंप सेट, ऑयल इंजन, दवाई छांटने के पंप इत्यादि आधुनिक यंत्रों की खोज हुई है। इन यंत्रों की मदद से वर्ष में हम एक से अधिक फसल लेना संभव हुआ है। किसानों की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हुई, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ी है। तो आपने देखा बच्चों, यंत्रों का उपयोग हमारे यहाँ इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल का विकास हुआ, जिसके साथ साथ कृषि में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर, ट्रेलर, थ्रेशर, इलेक्ट्रिक पंप सेट, ऑयल इंजन, दवाई छांटने के पंप खोज हुए। ऐसे आधुनिक यंत्रों की खोज हुई, जिसके कारण किसानों की कार्य क्षमता बढ़ी और इन यंत्रों की मदद से एक वर्ष में एक से अधिक फसल लेना संभव हो पाया है, जिससे कि कृषि उत्पादकता बढ़ती है। अगला सुधार है जंतुनाशक दवाइयाँ। जंतुनाशक दवाइयाँ तैयार फसल को विविध रोग एवं कीटकों से भय रहता है। विविध रोगों एवं कीटकों से फसल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति से कीटकों का नाश किया जाता है। इन दवाइयों का अत्यंत सावधानी पूर्वक उपयोग करके फसल को होने वाले नुकसान से बचाकर ऊंची कृषि उत्पादकता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। तो जिन फसलों को पुराने समय में कीटक लग जाते थे, कीटाणु लग जाते थे, कीड़े लग जाते थे, उन्हें जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग करके वैज्ञानिक पद्धति से कीटकों का नाश किया जाता है। और इन दवाइयों का उपयोग करते समय सावधानी रखी जाती है कि किसी प्रकार से फसल को नुकसान ना हो।
जिन फसलों को कीटकों के लग जाने से, कीड़े लग जाने से नुकसान हो जाया करता था, आज हम उन फसलों को जंतुनाशक दवाइयों को छांटकर हम उन फसलों को बचा लेते हैं और हमारी कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। और अंतिम उपाय आता है भूमि परीक्षण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती करने के पूर्व यानी खेती करने से पहले ही भूमि परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग करवाने की प्रथा प्रचलित हुई है। अर्थात हम लोग वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के लिए सक्षम हुए। जिस जमीन में हमें जो फसल लगानी है, पहले उस खेत की जमीन का हम भूमि परीक्षण कराएंगे। लैब में उसे भेजा जाता है ताकि हमें ये पता चल सके कि इस जमीन में कौन सी फसल और किस प्रकार की फसल लगाए तो बहुत ही जल्दी बढ़ेगा और अधिक उत्पादन क्षमता प्राप्त होगी, यानी अधिक उगेगा, अधिक उत्पादकता प्राप्त होगी। इसके लिए भूमि परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण से यह ज्ञात होता है कि संबंधित फसल के लिए जमीन की गुणवत्ता, पोषक तत्व अनुकूल मात्रा में है या नहीं, इसकी जानकारी उपलब्ध करवाते। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, अभी मैंने आपको बताया कि भूमि परीक्षण से ही पता चलता है कि ये जमीन इस फसल के लिए अनुकूल है या नहीं। इस फसल को, जिस फसल को हम जमीन में लगाना चाहते हैं, उस फसल की पोषकता के लिए, पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए यह जमीन की गुणवत्ता अनुकूल है या नहीं। इस प्रकार की फसल लेने के पूर्व उपयोगी तत्वों की कमी, अगर मान लीजिए कि उसमें किसी पोषक तत्व की कमी है तो उस तत्वों की कमी को हम दूर कर सकते हैं और सानुकूल वातावरण का सर्जन किया जा सकता है, जिसके कारण इन सभी प्रयत्नों से जमीन ऊंची उत्पादकता देने में कार्यक्षम सिद्ध होती है और हम उसी के अनुसार जमीन में फसल लगा सकते हैं। और इसमें अतिरिक्त कौन सी जमीन किस फसल के लिए अधिक अनुकूल है ये भी जाना जा सकता है। तो आपको मैंने बताया भूमि परीक्षण का सीधा अर्थ है बच्चों कि जिस फसल को हम खेत में लगाना चाहते हैं उस खेत की जमीन का भूमि परीक्षण करते हैं, उस जमीन की गुणवत्ता देखते हैं, पोषक तत्व देखते हैं कि इस फसल के लिए वो अनुकूल है या नहीं। अगर हमें पता चलता है कि जमीन में कोई तत्व की कमी है तो उस कमी को हम दूर कर सकते हैं, अथवा ये पता चले कि ये फसल के लिए यह जमीन अनुकूल नहीं है तो हम उस जमीन के अनुकूल फसल लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे फसलों की उत्पादकता बढ़ सके। और अंतिम में आता है जिसका नाम है अन्य उपाय। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करना अथवा कृषि क्षेत्र में आई नवीन कार्य पद्धतियों से उन्हें अवगत कराने से उनकी कार्य प्रणाली में सुधार होता है। ग्रामीण विस्तारों में प्रवर्तमान कुरिवाजों के संदर्भ में उनमें जागृति लाकर केवल भाग्य के आधार पर बैठे नहीं रहना चाहिए जैसी महत्वपूर्ण बातें उन्हें समझाई जा सकती है। कृषि मेला जैसे तमाम नवीनतम उपाय कृषि उत्पादकता बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो अन्य उपाय में आपने देखा कि सर्वप्रथम हमें कृषि क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को शिक्षित करना चाहिए, नवीन कार्य पद्धतियों से उन्हें जानकारी, उन्हें रूबरू कराना चाहिए, अवगत कराना चाहिए। और जो ग्रामीण विस्तारों में लोग कुरिवाजों के भोग बने हैं, जो भाग्य पर आधारित रहते हैं कि हमारे भाग्य में इतना ही लिखा, इतना ही उत्पादन है, वे इस बातों से दूर हटे, उन अंधविश्वासों को दूर हटाएं और साथ में मेहनत करने, कार्य क्षमता को बढ़ाएं, जिससे कि कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी हो। इसके अलावा भी कुछ उपाय, किसानों को खेती से संलग्न प्रवृत्तियां जैसे कि पशुपालन, मत्स्य पालन, मत्स्य अर्थात मछली पालन, मुर्गी पालन, फूड प्रोसेसिंग के कार्य, फूड प्रोसेसिंग मतलब कच्चा माल तैयार करना, जंगल संवर्धन के लिए उन्हें प्रेरित करके कृषि क्षेत्र पर बढ़ते बोझ को कम करने में सहायता मिलती है, जो परोक्ष रूप से कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है। अत्यंत उपयोगी ऐसे छोटे पैमाने के उद्योगों का व्याप ग्रामीण अर्थतंत्र तक पहुंचाया जाए तो ऐसे उद्योगों के साथ ग्रामीण अर्थतंत्र का भी विकास होगा, कृषि को आधार प्रदान कर सकते हैं और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सरलता होगी। तो इस तरह आपने 3 उपाय देखे। संस्थागत सुधार जिसके अंदर आपने 4 सुधार देखे, दूसरा टेक्नोलॉजिकल सुधार जिसमें 6 सुधार देखे आपने, और अंतिम में अन्य उपाय। तो विद्यार्थी मित्रों,
ये आपका एक प्रश्न हल हुआ। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के उपाय।